प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो अपनी ज्योग्राफी की जो किताब है उसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे भूगोल। इसके अंतर्गत जो अपना पहला अध्याय था संसाधन एवं विकास, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। आगे देखते हैं आज संसाधनों का वर्गीकरण। इस संसाधनों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। संसाधन क्या होते हैं, देखिए अपन समझ लेते हैं पहले कि संसाधन वो होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो इनको उपयोग में लेने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है और वो आर्थिक रूप से भी प्रयोग लेने लायक होने चाहिए और सांस्कृतिक रूप से भी वो उपयोगी होने चाहिए। तो उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। पर्यावरण में जो पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनको संसाधनों में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और उनको संसाधनों में परिवर्तित किया जाता है। इसे जो वर्गीकृत किया गया है संसाधनों को देखते हैं अपन। जो पहला है अपन देखते हैं जो वर्गीकरण है विस्तृत रूप से। जो पहला आता है इसमें उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें पहला आता है जैव संसाधन। पहले आते हैं जैव संसाधन और दूसरे हैं अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं वो देखते हैं अपन। वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल से होती है। देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल से होती है। जैव मंडल से होती है कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवों से या जैव मंडल से होती है वो कौन से संसाधन कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, जीवन होता है। जैसे है मनुष्य भी एक संसाधन है। वनस्पति जात, प्राणी जात, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं कि जिनमें जीवों से उत्पत्ति होती है या जिनमें जीवन पाया जाता है वो कहलाते हैं जैव संसाधन। दूसरे आते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए होते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए होते हैं। कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए होते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें एवं धातुएं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर जो संसाधन होते हैं उनमें पहला आता है नवीकरण योग्य संसाधन या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। इनको दूसरा नाम भी है इनका कि पुनः
पूर्ति योग्य, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी इनको कहा जाता है। नवीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं कि जिनको भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा वे संसाधन जिनको भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है। कौन से संसाधन कहलाते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन और वन्य जीव, इनको कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। जैसे पवन ऊर्जा संसाधन है तो इनको नवीकरण योग्य माना जाता है क्योंकि ये पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये सभी नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। दूसरा आता है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ये कौन से होते हैं अनवीकरण योग्य संसाधन? इन संसाधनों का जो विकास होता है एक लंबे अंतराल में इनका निर्माण होता है, एक लंबे समय के बाद में इन संसाधनों का निर्माण होता है और ये एक बार समाप्त हो जाने के बाद में इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे है जैविक ईंधन है, इनमें धातुएं हैं, तो धातुएं तो क्या है कि चक्रीय होती है और दूसरी अचक्रीय के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन होता है। तो इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लग जाता है कि वे संसाधन जिनको समाप्त हो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनका जो निर्माण होता है एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद होता है। इनका निर्माण लाखों वर्षों में होता है। जैसे जैविक ईंधन जो कहलाता है अचक्रीय, और दूसरी होती है धातुएं। धातुएं क्या है? चक्रीय। एक चक्र के अनुसार इनको पुनः चक्रित किया जा सकता है, जो पुरानी होने के बाद में इसको नए रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये थी समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व का मतलब उनका अधिकार होता है। एक आता है पहला व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जो निजी स्वामित्व के होते हैं, जिन पर क्या होता है कि खुद का अपना अधिकार होता है इस पर।
जैसे है बाग, चारागाह है, तालाब, कुएं, ये आदि सब क्या होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। आदि क्या होते हैं? ये सब व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। जैसे किसी के पास खुद का निजी आवासीय भूखंड होता है, शहरों में, गांवों में कृषि योग्य भूमि होती है, जो ये सभी क्या है? निजी संसाधन भी कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं कि उन पर उनका खुद का अधिकार होता है और सरकार को बदले में उसको क्या देते हो? लगान देते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? उसके व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। दूसरे आते हैं यहाँ पर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, वे संसाधन जो समुदाय के लिए काम में लिए जाते हैं। वे संसाधन जो समुदाय के लिए, मतलब सभी के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। कौन से संसाधन कहलाते हैं? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। जैसे चारण भूमि है, सार्वजनिक चारागाह होते हैं, चारण भूमि है, तालाब है, श्मशान भूमि है, श्मशान भूमि, शहरों में पार्क होते हैं, पिकनिक स्थल होते हैं, ये सभी कौन से होते हैं? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन होते हैं कि देश में पाए जाने वाले संसाधन, देश में पाए जाने वाले संसाधन। देश में पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कानूनी रूप से देश का अधिकार होता है इन पर, कानूनी रूप से देश का अधिकार होता है। देश का अधिकार होता है और जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं उसमें सरकार चाहे तो उसको राष्ट्रीय स्तर के संसाधन में परिवर्तित भी कर सकती है। जैसे कि रेल लाइन बिछाई जाती है तो जो खेती योग्य जो भूमि होती है कृषकों की, उसका उपयोग किया जाता है। सड़क बनाई जाती है तो उस भूमि का वो उपयोग कर लेती है। तो जैसे व्यक्तिगत भूमि का भी चाहिए तो सरकार उपयोग कर सकती है। चाहे तो वो निजी स्तर पर जो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं उनका राष्ट्रीय संसाधन के रूप में भी उपयोग कर सकती है। इसके अंतर्गत सारे खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन्य जीव संसाधन, वन अभ्यारण्य होते हैं तो उन पर जो अधिकार होता है वो देश का ही होता है और वो कहलाते हैं राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें जो सरकार चाहे तो उसका अधिग्रहण भी कर सकती है। जैसे शहरों के आसपास की जो भूमि होती है
उस पर आवास स्थापित करने के लिए, अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उस भूमि को अधिग्रहित कर लेती है और अपने अधीन कर लेती है। तो परिवर्तित कर सकती है भूमि को चाहे तो राष्ट्रीय स्तर के लिए, तो वो कहलाते हैं उसके राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन और कौन से होते हैं इसके अंतर्गत, जैसे में समुद्री सीमाओं, राजनीतिक सीमाओं के अंदर, समुद्र में 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील अंदर तक जो सीमाएं पाई जाती है वो राष्ट्रीय जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। उस देश की वो सीमाएं पाई जाती है और वहां पर उस देश का अधिकार होता है संसाधनों का दोहन करने का। 12 समुद्री मील अंदर समुद्र के, मतलब 22.2 किमी, 22.2 किमी समुद्र के अंदर तक जो संसाधन पाए जाते हैं उसका दोहन कर सकता है वो देश उसका। और जो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो संसाधन पाए जाते हैं इसके अंदर, वो कहलाते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। चौथा आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन होते हैं, जो उस देश की तटरेखा होती है, तटरेखा से 200 समुद्री मील, इससे आगे 200 समुद्री मील से आगे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता वहां के संसाधनों पर, और इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए 200 समुद्री मील से आगे जो संसाधन है उनका उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं। उपयोग करने के लिए क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। उपयोग करने के लिए होती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। ये अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती है ये इन संसाधनों का उपयोग करती और इनका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना इनका दोहन नहीं किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं कि जो देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील से आगे के जो संसाधन होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं और उनका जो दोहन है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति से ही किया जा सकता है। अगले आते हैं विकास के स्तर के आधार पर। इसमें पहला आता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो विद्यमान तो होते हैं, विद्यमान होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे बात करें पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान में इन जो संसाधन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनकी अपार संभावनाएं हैं लेकिन सही ढंग से इनका उपयोग
नहीं किया जा रहा, तो ये संसाधन कहलाते हैं संभावी संसाधन। दूसरे आते हैं विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है और गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। प्रौद्योगिकी जो उपयोग प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है, प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। मतलब इनका जो उपयोग है वो प्रौद्योगिकी के आधार पर ही किया जा सकता है कि इनको उपयोग की जब तकनीक उपलब्ध नहीं होगी तो इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन कहलाते हैं विकसित संसाधन। तीसरा आता है भंडार। भंडार पर्यावरण में उपस्थित वह पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया। पर्यावरण में उपस्थित वह पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच क्या हो आपकी असंभव। असंभव हो वो कहलाते हैं भंडार। कि उनका प्रकृति में क्या है, भंडार तो है लेकिन उनका जो प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका दोहन नहीं किया जा सकता है, वो संसाधन कहलाते हैं भंडार संसाधन। वह संसाधन जो कि भंडार का हिस्सा है, भंडार का ही हिस्सा है और इनका जो उपयोग है तकनीक के माध्यम से किया जाता है। तकनीक के माध्यम से किया जाता है लेकिन अभी तक उपयोग शुरू नहीं हुआ है। उपयोग शुरू नहीं हुआ, अभी तक इसका उपयोग शुरू नहीं हुआ है कि जो भंडार के जो संसाधन है उनका तकनीक का उपयोग करके और उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में उनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। वो संसाधन है संचित कोष वाले। लेकिन भविष्य में इनकी जो उपयोग है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाएगा। जैसे
जैसे नदियों के जल से बिजली बनाना, बांधों का जल, बांधों का जल, वन, ये सभी कौन से संसाधन है? संचित कोष वाले संसाधन है। तो ये था अपना संसाधनों का वर्गीकरण, और यहां से परीक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे अपने संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें जो संभावी संसाधन थे वो विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष। विकास के स्तर के आधार पर चौथा प्रकार संसाधनों का। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, जो संसाधन है उन्हीं के बारे में। धन्यवाद।